नमस्कार दोस्तों, ड्रीम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे 11th और 12th के एनसीईआरटी की बुक से पशु रोग के क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो वो सारे के सारे प्रश्न मैंने इसके अंदर ऐड करने की कोशिश की है। पहला प्रश्न है अपना, भेड़ों में एंथ्रेक्स रोग उदाहरण पर एक्यूट का, सब एक्यूट का, क्रोनिक का। अब देखो, सबसे पहले आपको भेड़ों में एंथ्रेक्स रोग होता है, उस चीज को आप छोड़ो। सबसे पहले तो आप ये पता करो कि पर एक्यूट, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक होता क्या है। जब अगर आपको ये चीज पता लगेगी तो आप प्रश्न अपने आप सोल्व कर लोगे। तो देखो, सबसे पहला पर एक्यूट का मतलब होता है कि वो रोग जो तेजी से फैलता है और जिसके अंदर पशु अपने रोग के लक्षण भी पैदा नहीं कर पाता है। जैसे मान लो भेड़ों के अंदर एंथ्रेक्स रोग हुआ, कब पशु मर गया, उसमें लक्षण भी नहीं दिखते, यानी प्राकृतिक छिद्रों से रक्त आता हुआ ही दिखता है जब मर जाता है, पहले कुछ भी पता नहीं चलता, तो वो रोग कहलाते परेक्यूट, यानी कि रोग अचानक होगा लेकिन इसमें लक्षण का भी पता नहीं चलेगा, तो वो रोग कौन सा कहलाएगा, परेक्यूट। एक्यूट में क्या होगा, एक्यूट के अंदर होगा कि रोग तो होगा अचानक लेकिन पशु कुछ समय के अंदर ही मर जाएगा। पशु क्या होगा, कुछ समय के अंदर मर जाएगा। भाई, एक तो परेक्यूट आया था जिसके अंदर तो रोग हुआ और पशु मर गया, लक्षण भी प्रकट नहीं हुए, वो तो क्या कहलाया, परेक्यूट रोग। एक्यूट में क्या हुआ, रोग हुआ अचानक, रोग कैसे हुआ, अचानक हुआ, लेकिन लक्षण थोड़े प्रकट हुए और फिर मर गया, यानी कुछ देर बाद मर गया, तो वो कहलाएगा एक्यूट। सब एक्यूट, ये रोग हुआ अचानक लेकिन चला लंबे समय तक, जैसे एफएमडी, खुरपक्का मुंह पक्का रोग होता तो अचानक ही है, जैसे आज हो गया साहब, खुरों में छाले होने स्टार्ट हो गए, लेकिन समय रोग को होते 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 थोड़ा क्या समय लगेगा। उसके बाद आ जाओ आप सब एक्यूट में, तो ये वाला हो गया। एक्यूट में आ जाओ आप, अचानक होता है लेकिन थोड़ा समय देगा, जैसे गलगुट हुए, लंगड़ा बुखार है, आपको थोड़ा समय लगेगा, जानवर मरने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन बात करते हैं परेक्यूट में एंथ्रेक्स, भेड़ों में जो एंथ्रेक्स रोग होता है, इसमें पशु को पता ही नहीं चलता कि कब हुआ कब चला गया। आगे आ जाइए, क्रोनिक, ये रोग लंबे समय तक ही चलता है, यानी कि इसकी जो रोग की अंतिम अवस्था आती है वो थोड़े लंबे समय बाद आती है। जैसे टीबी, पहले टीबी में क्या होगा, काशी चलेगी, धीरे धीरे काशी चल रही है, एक समय पे काशी ज्यादा भयंकर हो जाएगी, फेफड़े खराब हो जाएंगे, तो ये टीबी की जो लास्ट वाली कंडीशन आएगी। तो यहाँ पे याद रखना, भेड़ों में एंथ्रेक्स रोग का उदाहरण है परेक्यूट, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक। परेक्यूट में क्या हुआ, रोग अचानक हुआ लेकिन इसका जो मृत्यु जो आई वो फटाफटी आ गई, यानी अचानक ही मृत्यु हो गई। रोग अचानक हुआ लेकिन वो पशु कुछ देर के बाद मरा, यानी थोड़ा सा समय हुआ। पर एक्यूट से थोड़ा नीचे वाली अवस्था सब एक्यूट, रोग अचानक हुआ लेकिन लंबे समय तक चला। उदाहरण अपन ने पढ़ा खुरपक्का मुंह पक्का, और एक अपन पढ़ रहे क्रोनिक, ये रोग होता अचानक है, कैसे धीरे धीरे, मान लो आज काशी हो गई लेकिन धीरे धीरे लंबा चलता रहता है, तो उसको बोलते हैं टीबी और क्षय रोग, पर्ल डिजीज के नाम से भी इसको जानते हैं। अगला, वो रोग जो बड़े बड़े क्षेत्रों में फैलता है वो क्या कहलाता है, एपिजूटिक, एंजूटिक, पांजूटिक और सपोरेटिक। तो देखो, सबसे पहली बात समझना, वो रोग जो बड़े बड़े क्षेत्रों में फैलता है क्या कहलाता है। तो देखो, वो रोग जो बड़े बड़े क्षेत्रों में फैलता है वो क्या कहलाता है, एपिजूटिक कहलाता है। अगर बड़े बड़े क्षेत्र में फैलता है और लंबे समय तक रहता है तो उसको अपन बोलते हैं एंडेमिक। क्या बोलते हैं अपन उसको, एंडेमिक बोलते हैं। बड़े बड़े क्षेत्रों में बड़ी संख्या में होने वाला रोग एपिजूटिक है, तथा अगर वो रोग लंबे समय तक रह रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एंडेमिक। आपने देखा एफएमडी रोग आया या लंपी डिजीज आया, लंपी डिजीज का नाम सुना होगा। लंपी डिजीज आपको देखा आया तो पूरे पश्चिमी राजस्थान में, क्या पूरे राजस्थान में एक साथ ही गायों को क्या कर गया, वो कोई मर गई, कोई बची या मरी, वो तो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। वो कंडीशन होती है कि परेक्यूट कंडीशन थी या एक्यूट थी। परेक्यूट होएगा तो समय लगेगा ही नहीं लक्षण का, एक्यूट होगा तो थोड़ा समय लगेगा, तो वो चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो एपिजूटिक हो गया, अगर वो बीमारी लंबे समय तक रही थी तो वो क्या कहलाएगी, एंडेमिक कहलाएगी। आगे आ जाओ, एंजूटिक। एंजूटिक का अर्थ होता है वो रोग जो किसी विशेष जाति के अंदर होता है, जैसे मान लो भेड़ों में एंथ्रेक्स होता है, तो एंथ्रेक्स रोग भेड़ों के अलावा कोई और जानवरों में क्यों नहीं हुआ क्या नहीं हुआ ना, ऊंट में सर्रा हुआ,
अरे ऊंट में सर्रा हुआ या नहीं हुआ? ऊंट में हुआ ना सर्रा, और कोई जानवरों में हुआ नहीं, तो इसीलिए कोई जो वो रोग जो किसी विशेष जाति में होता है वही क्या कहलाता है? एंजूटिक कहलाता है। अगला आ जाओ पेंजूटिक वाला, एक देश से दूसरे देश में फैलने वाली बीमारी। लंपी डिजीज क्या भारत में थी क्या? बाहर से आई ना, अफ्रीका से आई। फिर तो ये पांजूटिक यानी एक देश से दूसरे देश में फैलने वाली बीमारी। जैसे अगर इंसानों में बात करें तो कोरोना आई नहीं आई, दूसरे देश से अपने पास आई, वो सपोरेटिक। माना कुछ छोटे छोटे क्षेत्रों में एक दो पशु बीमार हो गया, जैसे मान लो अपना गांव है, गांव के अंदर 100 जानवर है, 100 जानवरों में एक दो को बुखार आ गया, काशी होगी, जुकाम हो रहा है, एक दो जानवरों को आफरा आ गया, एक दो जानवरों को कोई और बीमारी हो गई, तो ये क्या कहलाएगा? सपोरेटिक। तो ये चारों चीजें आपके समझ में आई या नहीं आई? बड़े क्षेत्र में बड़ी संख्या में होने वाला रोग सपोरेटिक कहलाता है। अगर वो लंबे समय तक रहता है तो क्या कहलाएगा? एंडेमिक। एंजूटिक, भेड़ों में एंथ्रेक्स रोग हो रहा है, ऊंट में सर्रा हो रहा है, यानी कोई विशेष जाति में होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। पांजूटिक देखो, पांजूटिक में क्या होगा? बड़े क्षेत्र में क्या होगा? बड़े क्षेत्र में फैल रही है, ये वाला हो गया विशेष जाति वाला एंजूटिक। अब पांजूटिक में एक देश से दूसरे देश में फैलने वाली होगी सपोरेटिक। छोटे मोटे क्षेत्रों में अगर एक दो पशु बीमार हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन? सपोरेटिक बोलते हैं। तो इस वाले का फाइनल जो उत्तर होगा वो कौन सा वाला राइट हो जाएगा? एपिजूटिक राइट हो जाएगा। अब देखो, अब आपको रटने की जरूरत नहीं, मैं दोनों का उदाहरण बता चुका हूं। वो रोग किसी विशेष जाति में होता है तो कौन सा रोग कहलाएगा? एंजूटिक। कौन सा रोग कहलाएगा? वो एंजूटिक। जो रोग कोई विशेष जाति में होगा तो वो एंजूटिक कहलाएगा। फिर उसके बाद आगे वाला आ जाइए, वह रोग जो कभी कभी पशुओं में देखा जाता है, यानी एक दो पशुओं में, छुटमुट पशुओं में देखा गया, तो वो क्या कहलाएगा? सपोरेटिक। कौन सा कहलाएगा? सपोरेटिक कहलाएगा। अगला आ जाइए, एक देश से दूसरे देश में फैलने वाला रोग कौन सा होगा? तो देखो उसमें होगा पेंजूटिक। कौन सा वाला होगा? पेंजूटिक। छोटे मोटे क्षेत्रों में होता है तो सपोरेटिक, कोई विशेष जाति में होता है जैसे भेड़ों में एंथ्रेक्स, ऊंट में सर्रा, तो वो एंजूटिक होता। एपिजूटिक, बड़े क्षेत्र में बड़ी संख्या में फैलने वाला एपिजूटिक कहलाता है, और कोई विशेष जाति में फैल रहा है तो एंजूटिक कहलाता। अगर बड़े क्षेत्र में बड़ी संख्या में अगर लंबे समय तक रह रहा था तो एंडेमिक कहला रहा था। तो आपको रटना ही नहीं है, इसके अंदर तो आ जाएगा पेंजूटिक वाला। गलगोटू वो लंगड़ा बुखार रोग उदाहरण है किसका है? तो ये है एक्यूट का। मैंने आपको बताया था, एक बार फिर मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पर एक्यूट का उदाहरण तो सिर्फ आपको 11th या 12th एनसीईआरटी के हिसाब से एक याद रखना है कि भेड़ों में जो एंथ्रेक्स रोग होता है वही पर एक्यूट का उदाहरण है। एक्यूट का उदाहरण कौन सा है? एक तो लंगड़ा बुखार है और एक है गलगोटू, ये दोनों ही इसके उदाहरण हैं। अगर सब एक्यूट की बात करते हैं तो सब एक्यूट का जो उदाहरण है वो एफएमडी है। क्रोनिक की अगर अपन बात करते हैं तो क्रोनिक का उदाहरण कौन सा है? टीबी है। टीबी यानी क्षय रोग। टीबी यानी क्या होता है? क्षय रोग, जिसके उपचार में किस पशु का दूध पिलाया जाता है? बकरी का दूध पिलाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद अगला देखिए, अगला प्रश्न है, खुरपक्का मुंहपक्का रोग उदाहरण है पर एक्यूट का, सब एक्यूट का और क्रोनिक का, इनमें से किसका उदाहरण है खुरपक्का मुंहपक्का? तो सब एक्यूट का। किसका हो जाएगा? सब एक्यूट का, क्योंकि एक्यूट में तो अपन ने गलगोटू और लंगड़ा बुखार पढ़ा है। क्षय रोग किसका उदाहरण हो जाएगा? तो क्षय रोग किसका उदाहरण हो जाएगा? क्रोनिक का उदाहरण हो जाएगा। अगला, ऐसे रोग जो अचानक होते हैं तथा पशु लक्षण प्रकट किए बिना ही मर जाता है क्या कहलाता है? परएक्यूट कहलाता है। यानी ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऐसे रोग जो अचानक होते हैं तथा थोड़ी देर में ही पशु मर जाता है वो परएक्यूट कहलाएगा। एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक। तो देखो, रोग अचानक हुआ है लेकिन थोड़ी देर में पशु मर रहा है, यानी कि वो वाली कंडीशन कौन सी कहलाएगी? एक्यूट, यानी बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, ऐसे रोग जो अचानक होते हैं तथा रोग की अवधि थोड़ी लंबी होती है तो वो हो जाएगा सब एक्यूट। रोग अचानक हुआ था लेकिन रोग की जो अंतिम अवस्था थोड़े लंबे समय तक आई थी, यानी एफएमडी हो जाएगा। गाय में गलगोटू रोग का रोग कारक, तो गाय के अंदर गलगोटू जो रोग का रोग कारक होगा वो होगा पास्चुरेला बुवेली सेप्टिका। कौन सा होगा? पास्चुरेला बुवेली सेप्टिका। सॉरी, ये भैंस के अंदर होगा पास्चुरेला बुवेली सेप्टिका, भैंस के अंदर होगा, जबकि गाय के अंदर होगा पास्चुरेला बोविसेप्टिका। नॉर्मल जो जीवाणु होगा इसका कॉमन, वो होगा पास्चुरेला माल्टोसिडा, और भेड़ के अंदर जो होगा वो होगा पास्चुरेला ओविस। याद रखना है चारों का। पहला वाला होगा पास्चुरेला बोविसेप्टिका जो गाय का, दूसरा भैंस का है, तीसरा भेड़ का है, और चौथा है जो कॉमन जीवाणु है जिसके द्वारा गलगोटू रोग सभी पशुओं में हो सकता है।
निम्न में से आंतरिक परजीवी वाले रोग कौन कौन से हैं? तो सर्रा, लाल पेशाब, थैलेसियोसिस, उपरोक्त सभी, ये चारे के चारों जो रोग है वो परजीवी है, आंतरिक परजीवी वाले रोग है। निम्न में से बाह्य परजीवी वाले रोग कौन कौन से हैं? तो सर्रा, लाल पेशाब, इन चारों के अंदर से खाज और खुजली ज्वाइंट चीचड़ों के द्वारा होती है, या कोई बार फंगल इन्फेक्शन बाहर के साइड पे होता है, बाह्य परजीवी आ जाएगा। बेस में गलगोटू का रोग कारक क्या होगा? पास्चुरेला बुवेली सेप्टिका। कौन सा हो जाएगा? पास्चुरेला बुवेली सेप्टिका। निम्न में से किस रोग का टीका नहीं लगता है? याद रखो, जो बीमारी जीवाणु के द्वारा फैलती है, जो बीमारी विषाणु के द्वारा फैलती है, उनका ही टीकाकरण होता है। पहली बात तो ये, जीवाणु के अंदर भी थनैला रोग अपवाद है, थनैला रोग का टीकाकरण नहीं होता है, याद रखना है ये चीज। तो आफरे का टीकाकरण होता है, लंगड़ा बुखार का नहीं होता है, सॉरी आफरे का टीकाकरण नहीं होता है, लंगड़ा बुखार का टीकाकरण होता है, और मिल्क फीवर का कोई टीकाकरण नहीं होता। यानी ए व सी दोनों राइट आ जाएगा इसका आंसर, ए व सी दोनों का टीकाकरण नहीं होता है। अगला, निम्न में से किस प्रकार के सबसे खतरनाक रोग होते हैं? जीवाणु जनित होते हैं, विषाणु जनित होते हैं, पफून जनित होते हैं, या प्रोटोजोआ जनित होते हैं? तो जो सबसे खतरनाक जो रोग होते हैं वो होते हैं विषाणु जनित। कौन से जनित होते हैं? विषाणु। सर्रा रोग का कारण क्या है? तो सर्रा रोग जो होता है वो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। ट्रिपोनोसोमा इवनसाइज का रोग कारक है, गलतिया तीव्रसा के नाम से जाना जाता है। ये रोग मुख्यतया ऊंटों में होता है। थनैला रोग किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और पफून। तो जो थनैला रोग होता है वो मुख्यतः किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। पशु प्लेग किसके द्वारा फैलता है? तो पशु प्लेग फैलता है विषाणु के द्वारा। पशु प्लेग जिसे केटल प्लेग के नाम से जानते हैं, शीतला माता के नाम से जानते हैं, पोगणी रोग के नाम से जानते हैं। ये रोग आरएनए छन्नित योग्य वायरस के द्वारा ये रोग होता है। इस रोग में क्या होता है? इस रोग में पशु को तेज बुखार आता है, दस्त लग जाते हैं, दस्त के साथ हल्का हल्का ब्लड भी आने लग जाता है। सर्वप्रथम जब स्टार्ट होता है ये रोग, स्टार्टिंग ही चलती है, तब इसके अंदर गोबर कठोर आता है, उसके अंदर ब्लड मिला हुआ होगा, धीरे धीरे गोबर पतला होगा और ब्लड मिला होगा। रोग की अंतिम अवस्था में तो पशु इतना गोबर करता है, पिचकारी के समान गोबर, ताकि पशु से दूर जाके गिरता है। शरीर में पानी की कमी होने के कारण ये पशु मर जाता है। भारत में इस बीमारी का उन्मूलन हो चुका है, अब ये रोग भारत में होता ही नहीं है, ठीक है ना। दुग्ध ज्वर किसकी कमी से होता है? दुग्ध ज्वर यानी मिल्क फीवर, ठंडा बुखार जिसको बोलते हैं, हाइपोकैल्शियमिया जिसे बोलते हैं, पोस्ट पार्चुरेशन पैरालाइसिस जिसको बोलते हैं। दुग्ध ज्वर रोग किसकी कमी से होता है? तो मैग्नीशियम, कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम व फास्फोरस के अनुपात में गड़बड़ी से, बी व सी। तो याद रखो ये कैल्शियम की कमी से भी होता है, और कैल्शियम और फास्फोरस की गड़बड़ी अनुपात में जो गड़बड़ी होती है उनके कारण भी होता है। क्योंकि देखो शरीर में कैल्शियम पाया जाता है 9 से 11 mg 100 ml ब्लड, जबकि मैग्नीशियम फास्फोरस पाया जाता है 4 से 6 mg 100 ml ब्लड। कैल्शियम और फास्फोरस का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है। यदि किसी कारणवश कैल्शियम और फास्फोरस के अनुपात में गड़बड़ी हो जाती है तो फिर मिल्क फीवर रोग हो जाएगा। तो यानी बी और सी दोनों ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन से रोग में पशु गर गर की आवाज करता है? तो गलगोटू में। किसमें करता है? गलगोटू में करता है। शिपिंग फीवर किस रोग का उपनाम है? तो याद रखो 2 फीवर सबसे ज्यादा पूछा जाता है। देखो अगर ठंडा बुखार, मिल्क फीवर, कोल्ड फीवर पूछा जाए तो मिल्क फीवर हो ही जाएगा। स्प्लेनिक फीवर यानी तिल्ली बुखार अगर पूछते तो एंथ्रेक्स आ जाएगा। अगर वो आपसे शिपिंग फीवर पूछता है तो शिपिंग फीवर में आपको क्या याद रखना है? गलगोटू, यानी बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तिल्ली बुखार किस रोग का उपनाम है? तो तिल्ली बुखार एंथ्रेक्स का उपनाम है। किस रोग में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता? तो याद रखना एंथ्रेक्स बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। निम्न में से किस रोग में वर्ष में 2 बार टीकाकरण किया जाता है? तो जो खुरपक्का मुहपक्का जो बीमारी होती है उसी में ही वर्ष में 2 बार टीकाकरण किया जाता है। और जितनी भी बीमारियां होती है, चाहे वो जीवाणु जनित हो चाहे विषाणु जनित हो, उनमें सब में टीकाकरण किया जाता है प्रतिवर्ष। सिर्फ रिंडरपेस्ट एक है जो बीमारी, उसके अंदर 3 वर्ष में 1 बार टीकाकरण करना है। और एक ब्रुसेलोसिस जो बीमारी है उसके अंदर पूरे जीवन में सिर्फ मादा पशुओं में टीकाकरण किया जाता है। पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार टीकाकरण करोगे। तो इसके अंदर तो अपना FMD खुरपक्का मुहपक्का राइट हो जाएगा। जानवरों से मनुष्य में फैलने वाली सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? तो जानवरों से मनुष्य में जो फैलती है उनमें सबसे खतरनाक बीमारी है एंथ्रेक्स। कौन सी है? एंथ्रेक्स। दुग्ध ज्वर है यानी मिल्क फीवर, ठंडा बुखार, दुग्ध बुखार जिसको जाना जाता है, हाइपोकैल्शियमिया,
ये एक बीमारी है उपापचय जनित। जो बीमारी खनिज लवण और विटामिनों की कमी से होते हैं वो सारे उपाप जनित है। जैसे ये वाला है, पाइका है, पीपीएच है, पोस्ट पार्चुरेशन हीमोग्लोबिन यूरिया है, ग्रास टिटनी है, लैक्टेशन टिटनी जिसको बोला जाता है, ये सारी की सारी बीमारियां उपापचय जनित है। तो इसके अंदर उपापचय जनित आंसर राइट हो जाएगा। खुरपक्का मुंह पक्का रोग किसके द्वारा फैलता है? तो खुरपक्का मुंह पक्का रोग फैलता है विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा फैलता है। एंथ्रेक्स रोग मुख्यतः किन पशुओं में सर्वाधिक होता है? तो एंथ्रेक्स रोग मुख्यतः सबसे ज्यादा बेड़ों में होता है। किसमें होता है? बेड़ों में। सर्रा रोग का संबंध किस पशु से है? तो सर्रा रोग का संबंध ऊंट से हो जाएगा। गारगेट व अयन शीत के नाम से किस रोग को जाना जाता है? तो गारगेट और अयन शीत के नाम से मेस्टाइटिस को जाना जाता है। थनैला रोग को जाना जाता है। थनैला रोग यानी थन में सूजन आना मेस्टाइटिस कहलाता है। निम्न में से किस रोग में पशु शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाता है? तो मिल्क फीवर बीमारी में। पशुओं में जितने भी रोग होते हैं उनमें सब में जीवाणु जनित और विषाणु जनित जितने भी रोग होते हैं उसमें पशु शरीर का तापमान सामान्य से अधिक होता है। लेकिन मिल्क फीवर एकमात्र ऐसी बीमारी है जिसके अंदर पशु का शरीर का तापमान सामान्य से क्या होता है? कम होता है। तो इसमें मिल्क फीवर आंसर आ जाएगा। किस रोग में पशु के प्राकृतिक छिद्रों से रक्त आता है? तो देखो एंथ्रेक्स जो रोग होता है उसमें पशु के प्राकृतिक छिद्रों से रक्त आता है। गलगोटू में पशु की गर्दन पर आगे वाले पैरों के बीच में सूजन आ जाता है। सूजन आने के कारण पशु को श्वास लेने में तकलीफ होती है तथा पशु श्वास लेते समय गर्र गर्र की आवाज करता है। तो ये गलगोटू हो जाएगा। मिल्क फीवर में आ जाइए। इस रोग में पशु को उठने में दिक्कत आती है, मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है, पशु अपनी गर्दन को थनों की ओर मोड़कर बैठा रहता है। लंगड़ा बुखार, इस रोग में पशु का पुट्ठे वाला भाग प्रभावित हो जाता है। पुट्ठे वाले भाग प्रभावित होने के कारण पशु को लंगड़ा कर चलता है, सूजन आ जाती है और जब सूजन पर चीरा लगाया जाता है तो काले रंग का बदबूदार सड़ा हुआ जैसा मक्खन होता है वैसी बदबू उसके अंदर आती है। भारत में दूध की सर्वाधिक हानि किस रोग से होती है? तो भारत में दूध की सर्वाधिक हानि होती है थनैला रोग से, क्योंकि इस रोग में पशु का थन ही खराब हो जाता है। अगर थन खराब हो जाएगा तो उस थन से जुड़ी हुई स्तन ग्रंथियां, स्तन जो सिस्टर्न जो होती है, मिल्क जो सिस्टर्न होती है वही खराब हो जाएगी तो फिर दूध निर्माण ही नहीं होगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो हानि होती है वो थनैला रोग से होती है। निम्न में से कौन सा रोग असंक्रामक है, यानी वो एक जानवर से दूसरे जानवर में नहीं फैलता है? पहला लंगड़ा बुखार है, दूसरा थनैला है, तीसरा गलगोटू है और चौथा खुरपक्का मुपक्का है। तो निम्न में से कौन सा रोग असंक्रामक है यानी नहीं फैलता है? तो लंगड़ा बुखार फैलता है, थनैला रोग नहीं फैलता है, गलगोटू फैलता है और खुरपक्का मुपक्का फैलता है। यानी थनैला रोग नहीं फैलता, क्योंकि जिस पशु के थन में होगा उसी में रहेगा, वो दूसरे जानवरों में नहीं फैलता है। अगला, किस रोग के उपचार में स्ट्रिप कप टेस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो स्ट्रिप कप जो टेस्ट होता है उसका प्रयोग थनैला रोग के उपचार में किया जाता है। ये कप होता है जिस थन के अंदर थनैला रोग हो रहा है उस थन का प्रारंभिक दूध यानी प्रथम दूध उसके अंदर निकालकर लेबोरेटरी में ले जाया जाता है। लेबोरेटरी में बताया जाता है कि थनैला रोग किस जीवाणु से हो रहा है। फिर उसका वहां से एंटीडोट वाले इंजेक्शन लिखे जाते हैं डॉक्टर के द्वारा और वो लगाए जाते हैं, जब जाके थनैला रोग का उपचार किया जा सकता है, लेकिन लिमिटेड समय तक। आज थनैला हुआ है उसके 2-4 दिन के अंदर अंदर अगर आपने इलाज करा लिया तो इलाज हो सकता है, नहीं तो बाद में थन खराब होगा, ये बात संभव है। क्लास्ट्रोडियम सोवियाई किस रोग का रोग कारक है? तो क्लास्ट्रोडियम सोवियाई लंगड़ा बुखार का रोग कारक है। क्लास्ट्रोडियम परफ्रिंजेंस किस रोग का रोग कारक है? तो ये फड़किया का है यानी एंटेरोटॉक्सीमिया का है। लैम डिसेंट्री, पल्पी किडनी, ओवर ईटिंग आदि नामों से इसको जाना जाता है। क्लास्ट्रोडियम परफ्रिंजेंस जो होता है वो 4 टाइप का होता है, A, B, C और D। D वाला सबसे ज्यादा खतरनाक होता है और वही सबसे ज्यादा देखा जाता है। टिम्पेनी व टिम्पोनाइटिस के नाम से किस रोग को जाना जाता है? टिम्पेनी या टिम्पोनाइटिस यानी आफरा। आफरा बीमारी का उपनाम क्या है? टिम्पेनी, टिम्पोनाइटिस, ये इसको नाम से जाना जाता है, तो ये आफरा आ जाएगा इसका। लेम डिसेंट्री, पल्पी किडनी, ओवर ईटिंग के नाम से किस रोग को जाना जाता है? तो वो आपका आंसर आ जाएगा फड़किया। फड़ सूजन चुरचुरिया के नाम से किस रोग को जाना जाता है? फड़ सूजन चुरचुरिया के नाम से। फड़ सूजी थी, किसमें सूजी थी अभी? लंगड़ा बुखार में, तो इसका आंसर आ जाएगा लंगड़ा बुखार। निम्न में से कौन सा रोग 6 माह से 2 वर्ष के पशुओं में सर्वाधिक होता है? तो याद रखना गलगोटू जो रोग होता है वो 6 माह से लेकर 2 वर्ष के बछड़ा बछड़ियों में सबसे ज्यादा होता है। किस रोग के उपचार में जीटीवी यानी गोट्यू टिश्यू वैक्सीन का टीका लगाया जाता है? तो याद रखना रिंडरपेस्ट बीमारी के उपचार में जीटीवी का टीकाकरण किया जाता है।
किस रोग के उपचार में बहुउद्देशीय उत्तक संवर्धन का टीका लगाया जाता है? तो बहुउद्देशीय उत्तक संवर्धन का जो टीका लगाया जाता है वो खुरपक्का मुंहपक्का रोग के उपचार में किया जाता है। उसके बाद आगे, निम्न में से किस रोग में पशु शरीर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है, यानी तापमान बढ़ जाता है तथा आगे वाले पैरों के बीच में गर्दन वाले भाग पर सूजन आ जाती है, जिसके कारण पशु को श्वास लेने में तकलीफ होती है? तो वह कौन सा रोग हो जाएगा? गलघोटू हो जाएगा। टिक फीवर रोग होता है। टिक फीवर जो बीमारी हो किसके द्वारा होती है? तो टिक यानी देखो जूई होती है, जू चीचड़े, तो इनसे द्वारा जो बीमारी होगी वो परजीवी द्वारा हो जाएंगे, तो परजीवी आंसर आ जाएगा। आफरा एक रोग है, तो आफरा खाना खिलाओ, आप सड़ा गला चारा खिलाओ, आप ज्यादा उनको भूखे पेट फलियादार चारा खिलाओ तो आफरा आएगा ही आएगा। तो ज्यादा चारा खिला दोगे तो आफरा आ जाएगा, सड़ा गला खिला दोगे तो आफरा आ जाएगा। तो ये सारा आहार जनित है। खाज हो खुजली ये हो जाती है, खाज हो जाती है। नाव मत, जानवर को मत निलाओ 4-5 महीने तक, तो वो खाज खुजली होगी, गंदगी होगी, खाज खुजली होगी यानी फफूंद होगी, तो फफूंद के कारण आ जाएगा ये। थनैला रोग मुख्यतः किन पशुओं में सर्वाधिक होता है? तो संकर गायें, जो हाइब्रिड जो नस्लें होती है उनके अंदर सबसे ज्यादा होती है। क्रॉस ब्रीडिंग जो नस्लें होती है संकर गाय में सबसे ज्यादा होती है। अब देखो, अब है मामला जहां से प्रश्न डेफिनेट आता है। याद रखना, आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारी जीवाणु जनित है, कौन सी विषाणु जनित है, कौन सी फफूंद जनित है, कौन सी क्या है। अगर आपको ये चीज याद है तो आपका रोगों का पहला प्रश्न आज दिन तक अगर ज्यादा डिफिकल्ट प्रश्नों में एग्जामिनर नहीं जाता तो इजीवी वाले प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखो, जीवाणु जनित बीमारियां जो अपने ज्यादातर मोस्टली सिलेबस में जो होती है, जैसे आपका पशुधन परिचर वाला एग्जाम हो सकता है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो सकता है, डबलए हो सकता है, जेट, आईसीआर, बीएचयू, ऐसे नॉर्मल जो एग्जाम हो सकते हैं उनके अंदर यही बीमारियां सबसे ज्यादा कॉमन है। लंगड़ा बुखार, गलघोटू, एंटेरोटॉक्सीमिया, थनैला, एंथ्रेक्स और बुसरोसिस, ये सारी की सारी जीवाणु जनित है। विषाणु जनित में खुरपक्का और एफएम ये रिंडरपेस्ट आ जाएगा। उपापचय जनित में मिल्क फीवर, पाइका, ग्रास टेटनी, पीपीएच, और एक और बीमारी आप ऐड कर सकते हो तो वह कीटोसिस, जो अधिक साइलेज खिलाने से हो जाता है। तो ये सारे उपापचय जनित हो जाएंगे। आहार में बात करते हैं अपन, आफरा हो जाएगा, और प्रोटोजोआ जनित में बात हो जाएगा तो कौन आ जाएगा? अपना सर्रा आ जाएगा। तो ये याद होना चाहिए, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन में दे देंगे, निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित नहीं है, कौन सी विषाणु जनित है, ऐसे दे सकते हैं। याद रखना, अगर आपसे दे दिया जाता है कि संक्रामक बीमारी है तो यानी कि वो बीमारी जीवाणु से या विषाणु से यानी फैलने वाली है, असंक्रामक यानी फैलने वाली नहीं है। याद रखना, आफरा संक्रामक है या असंक्रामक? तो याद रखना ये असंक्रामक है। जो बीमारी एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलती है वो संक्रामक होती है, जो नहीं फैलती वो असंक्रामक होती है। उसके बाद अगला देखिए, परजीवी जनित रोग, टिक फीवर आ जाएगा। फफूंद जनित रोग हो जाएगा, वो खाज व खुजली आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? खाज व खुजली आ जाएगी। याद रखना, आपने कई सारे, जैसे कुत्तों में तो मुख्यतः देखा जाता है क्योंकि कई सारे लोग उनको मीठे वाले बिस्किट खिलाते हैं तो उनमें खुजली हो जाती है, और खुजली को फैलाने का काम भी मिठास, ज्यादा अगर उनको मीठा खिलाया जाता है तो उनकी खुजली हो जाती है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये पशुओं के रोग के 11th एनसीईआरटी और 12th एनसीईआरटी में गाय, भैंस, भेड़, बकरी से रिलेटेड, ऊंट से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते थे उनको मैंने यहाँ पे लाने की कोशिश की है। मुर्गियों के रोग अभी बाकी है, टीकाकरण का भी अपने जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है उसको आप देख लेना। धन्यवाद।